नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई एनालिसिस में। और आज के इस एनालिसिस में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक वर्थ टेकिंग रिस्क बोल सकते हैं इसे, क्योंकि ये सेक्टर हर 3 से 4 साल में चलता है और ये काफ़ी सिग्नल्स दे रहा है कि इस साल कुछ हो सकता है इस सेक्टर में। या तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, हम प्रमोटर बाइंग देखेंगे, तो आपको भी एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के स्टॉक का नाम है उगार शुगर। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ मेरे पर्सनल ओपिनियंस है ऑन द बेसिस ऑफ माय एनालिसिस। ये किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ और मार्केट में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर 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 लीजिए। सो लेट्स बिगिन। बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो अगर हम कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 482 करोड़ आता है, जो कि इसे एक स्मॉल कैप बनाता है। कंपनी की इंडस्ट्री की बात करें तो वो शुगर इंडस्ट्री में आता है। तो जैसे मैंने बताया कि शुगर इंडस्ट्री हर 3 से 4 साल में 6 महीने 8 महीने के लिए बूम पे रहती है। फट जाते हैं इनके स्टॉक्स और फिर वापस 3 से 4 साल कंसोलिडेशन साइडवेज में चलते हैं। फैक्ट जैसे मैं आपको सारी वीडियोस में बताता हूँ, तो इस स्टॉक के फैक्ट हैं। उगार शुगर्स ने अपना एक टाउनशिप बनाया है, सेल्फ सस्टेन्ड है और ये कर्नाटका में है। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट शुगर कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कंपनी 1939 में शुरू हुई थी। साउथ इंडिया में ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट शुगर कंपनी है। 1942 आते आते कंपनी ने अपना पहला क्रशिंग सीजन एक्सपीरियंस करा एट उगार खर्ड, और जहाँ पे कंपनी ने 500 टीसीडी, टीसीडी मतलब होता है टन केन पर डे, मतलब 500 टन केन पर डे प्रोसेस करा है, जो कंपनी ने बाद में जाके वो एरिया अपने टाउनशिप में कन्वर्ट कर लिया। 1960 आते आते कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करा अल्कोहल डिस्टिलेशन में और लिकर बॉटल्स, लिकर्स की जो बॉटल बनती है उसके बिजनेस में। 1980 आते आते कंपनी ने स्टेडीली एक्सपैंड करा अपने आप को ग्रीन एनर्जी बिजनेस में, बट ये कमर्शियली नहीं। जैसे मैंने बताया इन्होंने टाउनशिप फॉर्म करी थी, तो ये सिर्फ उसके लिए था। 2017 से 18 के बीच कंपनी ने अपना शुगर क्रशिंग कैपेसिटी डबल कर दिया था। तो बहुत से लोग सोचेंगे कि हमने 1980 से सीधा 2017 से 18 में कैसे आ गए। हमने बीच के 40 साल हमने कहा करते, वो धीरे धीरे कंपनी ने एक्सपैंड करा, एक प्लांट खरीदा, उसे बनाया, फिर एक छोटे केपेक्स करे। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने ऐड नहीं करे, मैंने आपको जिस्ट बता दिया हिस्ट्री में क्या हुआ था। आगे बढ़ते हैं। लोकेशंस की बात करें तो कंपनी करेंटली 3 लोकेशंस में काम करती है। पहला है इनका बेलगावी कर्नाटका में, जो कि इनका लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट शुगर डिस्टिलरी है। दूसरा है इनका कालाबुर्गी, ये भी कर्नाटका में है, ये भी एक इनका शुगर प्लांट है। तीसरा है इनका रत्नागिरी महाराष्ट्र में, ये इनका शुगर प्लांट नहीं है, ये इनकी पैकेजिंग फैसिलिटी है। मैनेजमेंट की बात करें तो एमडी आते हैं इनके नीरज एस सिरगांवकर, इनके सेकंड एमडी आते हैं चंदन एस सिरगांवकर, फिर इनके सीएफओ आते हैं श्रीकांता वी भट्ट। सेक्टोरल एनालिसिस की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, फर्स्ट में ब्राजील आता है, और वहीं इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर का। अब देख सकते हैं यहाँ कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का और फर्स्ट लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर का। तो शुगर कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में बताया है कि ग्लोबल डेफिसिट एक्सपीरियंस किया है इस साल शुगर सेक्टर में। ये रिपोर्ट फरवरी की थी। उस रिपोर्ट में मेन 3 रीजंस बताए हैं कि ग्लोबल डेफिसिट क्यों हुआ है। और ये ग्लोबल डेफिसिट में मैंने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था कि ग्लोबली तो डेफिसिट हुआ है, बट इंडिया में क्यों हुआ है उसके रीजंस बताए हैं कि इंडिया में ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई है, जो कि एक अच्छी बात है। इसको हम एक डाउनसाइड रीज़न नहीं बोलेंगे, ये काफ़ी एक अच्छी बात है। और लॉजिस्टिकल इश्यूज, सिंस ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ही हम लॉजिस्टिकल इश्यूज को भी काउंट करेंगे, तो ये मोटे मोटे 3 रीजंस बताए हैं कि हमने इस साल एक ग्लोबल डेफिसिट क्यों एक्सपीरियंस करा एज पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंडिया। आगे बढ़ते हैं। एमएसपी का जो प्राइस है वो सिंस 2019 अभी तक सेम है, 39 रुपीज़ पर केजी। ये प्राइस अभी तक नहीं बढ़ाया है। तो जैसे ही या जब ये प्राइस बढ़ेगा, हम शुगर सेक्टर के स्टॉक्स में एक बहुत अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, या हम एक शॉर्ट टर्म बुलिशनेस देख सकते हैं।
और जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये जो शुगर साइकिल होती है वो हर 4 से 5 साल में चलती है। आप हिस्ट्री उठा के चेक कर लीजिए। इथेनॉल रिक्वायरमेंट आप पिछले 3 से 4 साल में सुन रहे होंगे कि इथेनॉल की स्टोरी काफ़ी प्ले हो रही है। तो इथेनॉल और शुगर आपको पता ही है कितने इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। तो सिंस इथेनॉल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो उसकी प्रोडक्शन भी इन डिमांड है फ्रॉम लास्ट 4 to 5 ईयर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो उनके प्रमोटर्स के पास 46.7% शेयर्स है और वहीं पब्लिक के पास 52.6 और एफआईआई पे 0.7%। हमने रिसेंटली प्रमोटर बाइंग देखी है जो कि काफ़ी बड़ा ट्रिगर पॉइंट है ये स्टॉक में बेट लेने के लिए। और पब्लिक इतनी ज़्यादा इसलिए है, आपने कंपनी के स्टॉक का प्राइस देखा होगा 40 से 45 के बीच अभी रिवॉल्व कर रहा है। तो सिंस मार्केट प्राइस इतनी कम है तो पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट भी इतनी ज़्यादा है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप एफआईआईज और डीआईआईज का इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं। वो नाम डिस्क्लोजर नहीं करे हैं कंपनी ने, ये पब्लिक टेबल है। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पीई अगर हम देखें तो करेंटली कंपनी का पीई 32.8 है बट नेगेटिव में, क्योंकि कंपनी लॉस में है इस क्वार्टर। वहीं अगर हम एक एवरेज पीई देखें इस सेक्टर में कि इस सेक्टर के स्टॉक्स का एवरेज पीई क्या होता है तो 15 से 30 के आसपास। जैसे हम शुगर की बात करते हैं तो 2-3 नाम होते हैं, जैसे डालमिया शुगर हो गया, ईआईडी पैरी हो गया, ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमने इसमें पेयर कंपैरिजन नहीं दिखाया है। हमने क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि ये पेट टेकिंग रिस्क है। ये हम इसको सिर्फ प्रॉफिट के लिए अगर एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए हम इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक नहीं है, इसलिए हमने इसमें कंपैरिजन टेबल नहीं दिखाया है, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करते तो ये ऑब्वियसली सबसे नीचे रैंक करता। पीईजी की बात करें तो पिछले 3 साल का अगर हम पीईजी कैलकुलेट करें तो 0.67 आता है, जबकि पिछले 5 साल का अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.97। तो ये दोनों ही कंटेक्स में अंडर वैल्यू है, जिससे हमें लग रहा है कि ग्रोथ आ सकती है इसमें। आगे बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब होता है कि एक स्टॉक को बाय करने का एक फेयर वैल्यू क्या रहता है और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। हम कंपनी का एवरेज ग्रोथ रेट लेते हैं और कंपनी का एवरेज पीई लेते हैं और उससे हम कैलकुलेट करते हैं एक फेयर वैल्यू क्या रहेगी इस स्टॉक की। तो हमने कैलकुलेट करा तो उगार शुगर का 32-35 आया। हम जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसमें स्टॉक के हिसाब से, जैसे ये स्टॉक का प्राइस 42 है जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, तो उससे हम 5-10 रुपए ऊपर नीचे करके इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और हमने एक रीसेंट प्रमोटर बाइंग, जो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, हमने एक रीसेंट प्रमोटर बाइंग नोटिस करी है 40 रुपए के आसपास। तो 40 to 42 काफ़ी एक अच्छा लेवल रह सकता है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी का एवरेज डिविडेंड आता है 6%। और ये कंपनी डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से नहीं लीजिए, क्योंकि ये स्टेबल स्टॉक नहीं है। अगर हम डिविडेंड के हिसाब से देखेंगे, बाकी प्रॉफिट के लिए हम देख सकते हैं, वो हम फंडामेंटल्स पढ़ ही रहे हैं, या फिर आप एनालिसिस अपनी खुद कर सकते हैं। एक फन फैक्ट है उगार शुगर के बारे में, अगर आप उगार शुगर को 1 साल के लिए होल्ड करोगे तो आपने जिस डीमैट पे इसे होल्ड करा है वो उस डीमैट में जो एड्रेस होगा, तो ये कंपनी अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के साथ साथ 1 किलो शुगर का पैकेट जो इनके खुद के शुगर मिल में बना होता है वो भी अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। ये फैक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपको भी बताऊं। डेट टू एसेट की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास डेट है 611 करोड़, वहीं एसेट है 1131 करोड़। ये काफ़ी एक अच्छा नंबर है। जैसे ये स्टॉक्स इतने नीचे होते हैं, नीचे मेरा मतलब है इनके प्राइस इतना कम होता है। तो जैसे हमने इसका प्राइस देखा था 42 के आसपास और इसकी मार्केट कैप है 482 करोड़ के आसपास। तो जब इतने लो प्लेइंग स्टॉक्स होते हैं तो डेट इनका काफ़ी हाई रहता है, बट सिंस कंपनी ने अपना डेट टू एसेट काफ़ी अच्छा मेंटेन करा है और सालों साल चली है कंपनी। अगर हम ईपीएस के बेसिस में से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें एक अच्छा नंबर नहीं देगा, क्योंकि ऐसे सेक्टर्स जैसे शुगर हो गया, पेपर हो गया, फुटवेयर ब्रांड्स हो गए, तो ये ऐसे सेक्टर्स का ईपीएस बहुत लो रहता है। ये किसी एक सीजनल टाइम में बढ़ जाता है। तो जैसा हम पेपर भी 4 से 5 साल में किसी एक साल फटता है, तो ऐसे सीजनल स्टॉक्स का ईपीएस हम ऑन एन एवरेज कम ही देखते हैं, ऑन एन लोअर एंड ही देखते हैं। और इसका मैंने रीजन भी बताया है, साइक्लिकल इन नेचर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों।
और प्रमोटर बाइंग का लेवल है, इसलिए ईपीएस कम होने के बावजूद भी हम इस स्टॉक में एक नज़र रख सकते हैं। पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो कंपनी ने 2018 से 2023 और यहाँ हम 24 का डिक्लाइन, जैसे मैंने आपको रिपोर्ट बताया था कि ग्लोबल डेफिसिट के रीजंस क्या क्या हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, तो उसका हम यहाँ एक रिजल्ट देख सकते हैं। बट कंपनी ने 2018 से काफ़ी एक अच्छी ग्रोथ मेंटेनिंग देयर डेट करी है। और जैसा यहाँ मैंने लिखा है, कंपनी ने अपने 2019 से प्रॉफिट्स अच्छे रखे हैं। और सिंस कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत स्टार्टिंग में कर दिया था, बट उस पे अब मैनेजमेंट काम कर रही है, उसमें ध्यान दे रही है। और कंपनी को पता लगा है कि हम एक सेक्टर में भले ही कितना अच्छा कर ले, बट चलेगा वो सीजनली ही। मैं स्टॉक मार्केट की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, क्योंकि शुगर इनकी सेल्स तो हर साल ही होती है। ऐसा नहीं होता कि दिवाली आ गई है तो इनकी सेल्स बढ़ जाती है। जैसे मॉनसून के टाइम पेंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है, अगस्त सितंबर के आसपास टी प्लांटेशन, इनके स्टॉक्स हम थोड़े हाई साइड में देख सकते हैं। तो ये काफ़ी सीजनल टाइप में आ गए। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बना रही है फ्रॉम देयर कोर ऑपरेशंस, और इनकी इन्वेंट्री कंसिस्टेंटली इन डिक्लाइन है। देखिए, हम पिछली ही स्लाइड में बात कर रहे थे कि इस साल हम प्राइजेस प्रॉफिट ड्रॉप क्यों देख रहे हैं, और यहाँ इन्वेंट्री इन डिक्लाइन है। अगर आपको इन्वेंट्री इन डिक्लाइन का मतलब नहीं पता है तो इसका मतलब है कंपनी की डिमांड इन मार्केट है, तभी इन्वेंट्री खत्म होती जा रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कंपनी कंसिस्टेंटली एसेट्स बाय कर रही है फॉर एक्सपेंशन एंड केपेक्स। फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी वही शो कर रही है, कंपनी ने लोन्स ले रखे हैं, बट क्यों लिए हैं? एक्सपेंशंस के लिए। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसे छोटे कंपनीज में क्या होता है, वो एक लोन लेते हैं, फिर दूसरे लोन से पहला लोन रिपे करते हैं, तो एक साइकिल में आ जाते हैं। तो ये साइकिल में कंपनी नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। आगे बढ़ते हैं। कॉन कॉल की बात करें तो इनका कॉन कॉल हुआ था अगस्त 5, 2025 में ही। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस में हम देखें तो रेवेन्यू इनका 161 करोड़ कम था, नेगेटिव साइड में था, जबकि ईयर ऑन ईयर 5.5% की हमने ग्रोथ देखी है, 5.49%, विच इज़ अ गुड थिंग। इनकम की अगर हम बात करें तो 65 करोड़ का लॉस देखा है हमने ऑन क्यू साइड, बट अगर हम वाई ऑन वाई में देखें तो 16% की ग्रोथ है। कंपनी ने रीजंस बताए हैं इसके, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बढ़ना और प्रॉफिटेबिलिटी का रिड्यूस होना। तो ये मोटे मोटे दो रीजंस बताए हैं कंपनी के कि उन्होंने इस क्वार्टर क्यों लॉस एक्सपीरियंस करा है। और डिस्पाइट ऑफ लॉस देयर इज इंक्रीज इन रेवेन्यू। और ये हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमने इनके सेल्स नंबर बढ़ते हुए देखे हैं। एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है जब हम इनका ईपीएस स्टडी कर रहे थे कि क्वार्टर 1 का ईपीएस जो अगस्त का है, मतलब जो ये क्वार्टर का ईपीएस है, ये नेगेटिव में है, बट जस्ट इनकी पिछला ईपीएस क्वार्टर 4 का 2025 का ईपीएस वो पॉजिटिव में है। तो इससे हम मोटा मोटा ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक स्टॉक हर क्वार्टर नहीं चल सकता, वो थोड़े लॉस लेगा, थोड़े सेटबैक्स लेगा, तभी वो अगले क्वार्टर में जंप करेगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या किसी भी चीज़ में आपका कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। एंड थैंक यू।